हेलो एवरीवन। मौर्य वंश हम पढ़ रहे हैं और आज उसका सबसे जो लास्ट टॉपिक है वह हमारा बचा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, शुरू में हमने जो स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि उत्कर्ष के क्या कारण थे। ठीक है, कैसे मतलब ऐसा क्यों हुआ कि मौर्य वंश को हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, इतने चक्रवर्ती राजा हुए और जो मगध साम्राज्य का विस्तार है वह चहुओर हो गया, है ना। हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, ठीक है, मौर्य वंश की। उसके बाद उसको उत्कर्ष तक पहुंचाया, लेकिन जो शीर्ष पर पहुंचाया जिसने, वह कौन था? वह था अशोक। ठीक है, अशोक ने मौर्य साम्राज्य का एक तरीके से जो गोल्डन पीरियड जिसे बोलते हैं वह अशोक के टाइम पर आ चुका था। ठीक है, लेकिन जैसे कि होता है जब भी किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है, शुरू में थोड़ी सी अच्छी से, जब वो अपने बेस्ट पर पहुंच जाती है फिर वहीं से उसके पतन के मार्ग भी खुलने लगते हैं। बोलते हैं ना कि कभी भी शीर्ष पर हो तो ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि हमसे पहले कोई और यहां रहा होगा, तो हमारी भी कल ये स्थिति हो सकती है। मतलब जैसे जो हमसे पहले यहाँ पर था आज उसका पतन हो गया है, तो कल को हमारी भी ये स्थिति होगी। सेम ऐसा ही हुआ मौर्य वंश के साथ, या बोला जाए मौर्य साम्राज्य के साथ। अशोक ने इतनी साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, उसका जो साम्राज्य का विस्तार है भारत के बस दक्षिण राज्यों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत पर अशोक का आधिपत्य था। उसने मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार किया था वह संपूर्ण भारत में कर लिया था, यहां तक अफगानिस्तान तक उसका जो साम्राज्य था वहां फैला हुआ था। बस दक्षिण के जो राज्य थे वह उसमें सम्मिलित नहीं थे, बाकी उसने उत्तरी आदि पूरे राज्यों को जीत लिया था। जैसे कि हम देखते हैं कि कश्मीर पर भी जो सर्वप्रथम विजय प्राप्त की वह किसने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर को बसाया था उसने, है ना। उसके बाद उसका जो विस्तार था वह अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था, फिर क्या ऐसे कारण हुए कि उसका पतन हो गया? ऐसे क्या कारण रहे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? ठीक है, बात की जाए तो अशोक की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई और इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ वो बस 50 साल में ही, मतलब 50 साल के अंदर अंदर उसके इतने उत्तराधिकारी आए, उसके वंशज आए और वो सब सिमटते चले गए। मतलब 50 साल में ही मौर्य वंश का नामो निशान मिट गया। तो ऐसा क्यों हुआ? दो चक्रवर्ती राजा हम पढ़ते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे अशोक। बीच में भी आए बिंदुसार आए, अशोक के बाद भी आए, है ना, दशरथ आया, तो ये सब आए, लेकिन फिर भी कैसे पतन हुआ, यह सब क्या कारण रहे होंगे? जैसे कि जब हमने उत्कर्ष के कारण पढ़े थे मगध साम्राज्य के, तो हमने कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना था, बहुत सारे कारण थे। तो जैसे कि उत्कर्ष के लिए इतने कारण जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही पतन के लिए भी बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अशोक की कुछ नीतियों के कारण ही मौर्य वंश का पतन हुआ, और इसके अलावा भी कई सारे कारण थे। मतलब लोगों ने ऐसा मुख्यतः ये माना जाता है कि जब अशोक जीवित था उसी के साथ उसने कई सारे ऐसे रास्ते खोल दिए थे जो कि मौर्य वंश के पतन की ओर जाते थे। ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी बना के पढ़िए, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन को समझाइए, या मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, या फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, ठीक है, इनके आंसर में मैंने हेडिंग्स लिख दी है। इनको मैं एक एक हेडिंग को आपको एक्सप्लेन करती चलूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा कारण था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक की मृत्यु के बाद 50 साल के अंदर ही मौर्य साम्राज्य का नामो निशान मिट गया, मौर्य वंश का नामो निशान मिट गया। ठीक है, ये अपन को सब में पढ़ना है। अभी मौर्य वंश में भी पढ़ रहे हैं, अपन मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे कि क्यों हुआ नष्ट। तो ये सब में ही आता है, एक उत्कर्ष के कारण और एक पतन के कारण। क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में लगभग एक से ही मिलेंगे, लेकिन उनके आंसर्स अलग अलग होंगे क्योंकि राजा अलग अलग थे, है ना। चलिए, तो पहला जो कारण, पहले अपन ये सारे देख लेते हैं एक बार। एक तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, या बोला जाए ब्राह्मणों में असंतोष था, या बोला जाए अशोक की धार्मिक नीति।
दूसरा है अशोक की शांति की नीति। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कलिंग विजय के बाद उसने हिंसा को त्याग दिया था और अहिंसा को अपना लिया। ठीक है, इसके बाद साम्राज्य की विशालता, बताया ही कितना विशाल साम्राज्य था। अयोग्य उत्तराधिकारी, अत्याचारी शासक, राजकोष की रिक्तता, राष्ट्रीय एकता का अभाव, गृह कलेश, कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग, गुप्तचर विभाग का निर्बल हो जाना और विदेशी आक्रमण। ये प्रमुख कारण है, इनको आप थोड़ा याद रखना। बाकी मैंने आपको इतना डिटेल में मैं समझा चुकी हूं और अभी भी समझाऊंगी, तो आपको आगे की चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब जैसे बात किया जाए कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसा मानते हैं कि अशोक ने चूंकि बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, तो उसने मतलब राजकीय जो कोष था वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगा रहा था। उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, अब पहले जो ब्राह्मणों का कार्य था, पूजा पाठ आदि कराना, यज्ञ कराना, कर्मकांड कराना, उनसे उनको बहुत दान दक्षिणा मिलती थी। अब जब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो जो ब्राह्मणों का जो एक तरीके से बोला जाए कि जो स्थान है वह कमजोर हो गया था, है ना। यज्ञ पर रोक लगा दी थी, पशु बलि पर रोक लगा दी थी। उसने कहा कि फालतू के आडंबर नहीं करने हैं, है ना, हिंसात्मक गतिविधि नहीं करनी है। तो ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा मिलती थी वह बंद हो गई, लोग बौद्ध धर्म की ओर खींचने लगे, है ना। तो ब्राह्मणों का पद जो था वह कमजोर हो गया, उनकी शक्ति कमजोर हो गई। तो ब्राह्मणों में बहुत असंतोष व्याप्त था। वह अशोक से एक तरीके से बोला जाए वह गुस्सा थे, है ना। तो इसलिए यह भी एक कारण बना। इन लोगों के मन में रोष था मौर्य वंश के प्रति कि मतलब इन लोगों ने ब्राह्मणों को बिल्कुल कमजोर कर दिया है और धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी है। और दूसरी बात, यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तो राजकीय कोष दे रहे हैं, लेकिन अपने जो पुराना जो वैदिक धर्म चला आ रहा था उसके लिए उसने कोई विशेष कार्य नहीं किए, ऐसा मानना है कुछ बुद्धिजीवियों का। ठीक है, इसके बाद फिर एक और भी कारण माना जाता है कि ब्राह्मण जो है एक तरीके से उस टाइम जब वर्ण व्यवस्था थी तो ब्राह्मण जो वर्ण है वह सबसे ऊपर रहता था, सबसे आदरणीय रहता था। और ब्राह्मण जो है वह मौर्य जो वंशज हैं उनको नीच कुल का मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि हाँ मतलब नीचे की जाति का है राजा, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त के बारे में, जाति के बारे में थोड़ा सा अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग शुद्ध मानते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय मानते हैं, तो अलग अलग मानते हैं। तो जो ब्राह्मण थे उस समय के, वो लोग ऐसा मानते थे कि मतलब एक नीचे जाति का राजा हम सबके ऊपर शासन कर रहा है। तो इस कारण भी ऐसा मानते हैं कि उनके मन में असंतोष था। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में जनता राजा के खिलाफ हो जाती है तो फिर भी एक उसका पतन का जो एक मार्ग है उसमें एक अहम भूमिका उसकी भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो जनता है वही तो प्रजा है ना। तो जब उसके मन में असंतोष है तो ऐसे ही धीरे धीरे यह असंतोष बढ़ता बढ़ता जब और भी अन्य कारण मिले तो वह मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बने। ठीक है, ये तो हो गया। या बोला जाए अशोक की धार्मिक नीति, तो उसमें भी यही है, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म के ही प्रचार प्रसार में वहां जुटा रहा, उसने वैदिक धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। इस कारण भी जो वैदिक धर्म को मानने वाले थे उन लोगों में असंतोष व्याप्त था। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया या असंतोष, या बोला जाए अशोक की धार्मिक नीति। अब दूसरी आ गई शांति की नीति। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोक की शांति की नीति जो थी उसने ये बोल दिया था, जब जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, जब कलिंग का युद्ध हुआ और उसके बाद उसने वहां की विकराल स्थिति देखी, मतलब एक बहुत अलग दृश्य था। सैकड़ों लोग मरे थे, सैकड़ों क्या लाखों लोग मरे थे, कई लोग भुखमरी में के कारण मर गए थे, इतना रक्तपात हुआ था। तो ऐसा सब देख के उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था, हिंसा का त्याग किया था, युद्ध करना उसने बंद कर दिया था। ये जो युद्ध वाला जो रीजन है ये आगे भी आएगा। ठीक है, युद्ध करना उसने बंद कर दिया। ठीक है, शांति का मार्ग अपना लिया। तो ठीक है, अब तुमने तो शांति का मार्ग अपनाया हुआ है, अब जो सेना है उसको युद्ध नहीं करना। ठीक है, तो सेना भी आलसी हो गई थी।
क्योंकि पहले एक नियमित सेना थी, उनके युद्धाभ्यास होते थे, कहीं कोई आक्रमण ना करे या हमको जाके आक्रमण करना है। मतलब ऐसा रहता है जब कोई काम ही ना हो तो सेना को भी पता है कि अशोक अब हिंसा में तो विश्वास रखता नहीं है, उसने युद्ध घोष को तो त्याग दिया है, धर्म घोष को अपना लिया है, शांति की नीति अपना ली है हमारे राजा ने, तो अब युद्ध तो करना नहीं है। तो सेना में क्या था, एक आलस टाइप की प्रवृत्ति आ गई थी। तो अब सेना भी युद्ध आदि करने में कोई विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन ठीक है, अशोक तक तो ठीक था, लेकिन जो अशोक के उत्तराधिकारी हुए उनको एक सुदृढ़ सेना प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, अशोक का तो ठीक है, उसने इतना बड़ा साम्राज्य अपना विस्तार कर रखा था, लेकिन जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी सेना पर फिर ध्यान नहीं दिया। तो जब बाहर से दूसरे राज्यों में विद्रोह भड़के उन लोगों ने अपन को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। बहुत बड़ा साम्राज्य था अशोक का, जो साम्राज्य वह बहुत बड़े एरिया में, ये वाला छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे में यह फैला हुआ था। ठीक है, अब जो अलग अलग जो राज्य थे उन लोगों में विद्रोह भड़क गए। ठीक है, अब इनकी सेना तो इतनी सशक्त थी नहीं, तो इसके कारण भी जो है मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि ये शांति की नीति अशोक तक तो ठीक थी, क्योंकि अशोक का इतना प्रभाव था कि उसने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन अशोक के मरने के बाद जब देखा कि अयोग्य उत्तराधिकारी है, तो अलग अलग जगह पर स्वतंत्र होने के राज्यों में वह उठने लगे। ठीक है, जैसे कि अशोक के टाइम पर भी विद्रोह होते थे, है ना। जैसे कि हमने देखा था कि बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए। अब इनके पास तो कोई था ही नहीं जो अशोक के उत्तराधिकारी थे कि वह किसको भेजे, और सेना को भी उन्होंने इतना सुदृढ़ नहीं कर रखा था। हमने देखा चंद्रगुप्त के समय में चतुरंगणी सेना थी, है ना, कितनी लाखों की संख्या में सेना थी उसके पास, और प्रॉपर उनके लिए वेतन आदि भी दिया जाता था, उनके लिए सारे खर्च उठाए जाते थे, और सेना को अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जाता था, स्थायी सेना रखी हुई थी। लेकिन अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, चूंकि अशोक ने शांति की नीति की घोषणा कर दी थी, तो वही जो चल रहा था वही चलता रहा। तो इस कारण जगह जगह जब विद्रोह भड़के तो लोग जो राज्य थे वह स्वतंत्र होने लगे, तो वह अपने आप को वह मगध साम्राज्य से अलग करने लगे। इस तरीके से जो है वह भी एक पतन का कारण बना। अगली बात, सेम बात आ जाती है साम्राज्य की विशालता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए, बाकी पूरा जो था उत्तर भारत पूरा था, वहां अशोक का उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। इसके अलावा अफगानिस्तान तक उसका राज्य फैला हुआ था। ठीक है, अब इतना बड़ा राज्य है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुशल प्रशासक का होना भी तो जरूरी है। एक ऐसा प्रशासक जो राजनीति में भी अच्छा हो, युद्ध नीति में भी अच्छा हो, उसमें संवेदना भी हो, उसमें शीघ्र विचार करने की एक प्रवृत्ति भी हो, शीघ्र निर्णय लेने की एक प्रवृत्ति हो, है ना, एक उसमें कुशल युद्ध का नेतृत्व करने की प्रवृत्ति हो, जो सब अशोक में था। ठीक है, लेकिन अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, तो अब जो उसके उत्तराधिकारी थे वह केंद्र में रहकर उस पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो तुमने जगह जगह अधिकारी भी नियुक्त कर दिए, अब अगर तुम उन पे ध्यान नहीं दोगे तो वो तो अपनी अपनी जगह खुद राजा बन के बैठने पे विश्वास करेंगे ना। अगर राजा वहां ध्यान नहीं दे रहा है तो वह तो यही सोचेंगे कि मैं ही राजा हूं। तो इस तरीके से जो दूर दूर के जो राज्य थे वह अपने आप में स्वतंत्र होने लगे थे। फिर उन्होंने ये मान लिया था अब राजा का तो हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अब हम स्वतंत्र होंगे। क्योंकि हमने देखा चंद्रगुप्त के समय में केंद्रीय सत्तात्मक प्रणाली हुई थी, मतलब पूरा जो नियंत्रण था वह चंद्रगुप्त ने रखा हुआ था। प्रांतों में बांटा था उसने, लेकिन उन पर भी उसी ने अधिकारी नियुक्त किए थे। प्रांतों में 4 प्रांतों में चंद्रगुप्त मौर्य ने बांटा था, 5 प्रांतों में अशोक ने बांटा था, लेकिन उन पर उनका कंट्रोल था पूरा। और जब कंट्रोल रहता है तब तक तो ठीक है, जहां कंट्रोल ढीला हुआ तो बस फिर तो आप समझ लीजिए, तो बस उन सब में विद्रोह भड़के, कोई दबाने नहीं जा पाया, तो अपने आप में सारे राज्य जो है वहां स्वतंत्र हो गए। तो ये वाला भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट भी बिल्कुल मिलता जुलता ही है, अयोग्य उत्तराधिकारी। अब बात की जाए अयोग्य उत्तराधिकारी थे तो वही साम्राज्य इतना विशाल था कि उस पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए एक अशोक जैसे शासक की आवश्यकता थी, है ना। लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी हुए वह इतने योग्य नहीं थे।
ठीक है। तो वो लोग अब पाटलिपुत्र में राजधानी है, पाटलिपुत्र में रह के वह सुदूर पश्चिम तक नहीं जा सकते, सुदूर वह उत्तर तक नहीं जा सकते, है ना, हर दूर तक वह नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय आज जैसा तो है नहीं। अब तो नेट पे हाल के हाल कुछ हुआ, आ गया, पता चल गया, फोन कर दिया, वहां पर खबर भेज दी, अरे ऐसे कंट्रोल करनी है स्थिति, है ना। अब बीच में कौन खबर लेके आ रहा है, इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग पावर भी नहीं थी। आगे जाके हम देखेंगे जो एक खुफिया विभाग होता था, गुप्तचर विभाग होता था, वह भी बिल्कुल नष्ट हो गया था, तो इतनी कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। तो इस कारण भी जो था वह साम्राज्य का एक पतन का एक कारण बना था। अब अयोग्य उत्तराधिकारी में एक बात और भी आ जाती है। अब जैसे कि अशोक ने अपने, बोला जाता है कि कई भाइयों की हत्या की, फिर वह राजा बना, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके पुत्र हुए, अब ऐसे उसके कई सारे पुत्र थे, ठीक है। अब एक पुत्र ने जाके कश्मीर गया, उसने वहां पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया और घोषणा कर दी कि ये राज्य स्वतंत्र है, मैं यहाँ का राजा हूँ। ऐसे करके कोई पुत्र कोई दूसरी जगह गया, वहां उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो ऐसे करके ये सारी चीजें बट गई। और जब ऐसा होता है कि पूरे राज्य एक साथ होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब शक्तियां बट जाती हैं तो उनकी जो पावर है तो वो बट गई। अब अगर इतने से राज्य पर किसी बाहर वाले राजा को आक्रमण करना है तो उसको बहुत इजी होगा, क्योंकि उसको पता है इतना सा राज्य है, कोई ज्यादा सेना आदि नहीं है, तो वो आराम से आक्रमण कर लेगा। लेकिन जब पता है कि पूरे पर एक ही नियंत्रक है और उसकी भी जो सैन्य व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है, तो बाहर से तो कोई आक्रमण करने की सोच ही नहीं सकता। तो बस यही चीज हुई यहाँ पर। अयोग्य उत्तराधिकारी था, ना वह विद्रोह को दबा पाया, ना वह इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा कर पाया, पाटलिपुत्र में रहकर वह पूरे शासन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इस कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। इसके बाद देखा जाए अत्याचारी शासन। अब अशोक के बाद जो राजा हुए वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे, इससे प्रजा में भी बहुत असंतोष व्याप्त था। तो वह भी यह चाह रही थी कि अब तो ये मतलब बस बहुत हो गया, अब ये मौर्य वंश जाए, यहाँ से इसका पतन हो जाए। यदि प्रजा खुश नहीं होगी तो वह भी बददुआ ही देगी। जैसे कि हमने अशोक के समय में देखा कि अशोक जो था वह पूरी प्रजा को अपनी संतान मानता था, ठीक है। उसका ये कहना था जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र पुत्री सुखी रहे, उसी तरह मैं यह भी चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी सुखी रहे, वह यहाँ पर सुख भोगे। लेकिन उसकी जो संतानें थी वो ऐसी नहीं थी, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। उनका तो ये था कि हमें खुश रहना है, बाकी प्रजा पर उन्होंने बहुत अत्याचार किए, कई कर लगा दिए, बहुत कठिन दंड आदि कर दिए, बहुत अत्याचार करने लगे। और राजा तो करता ही था, उसके साथ जो उसके जो अधिकारी वर्ग था वह भी अत्याचार करता था। अशोक के समय में हमने देखा था कि अशोक ने खुद प्लस उसने अपने अधिकारियों से भी कहा था कि तुम्हें भी प्रजा के सुख का ध्यान रखना है, तुम्हें भी यहाँ पर मैंने नियुक्त इसीलिए किया है जिससे कि प्रजा को कभी कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो वह उनको भी यही बोलता था कि जो मैं प्रजा के हित के लिए करना चाहता हूं तुम्हारा भी वही कार्य है। लेकिन यहाँ आगे जाके देखा कि जितने भी उत्तराधिकारी हुए वह खुद भी ना प्रजा का ध्यान रखते थे, ना उनके जो अधिकारी थे वह रखते थे। तो इस कारण प्रजा में बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त था। और यह भी जब भी विद्रोह आदि होते हैं तो प्रजा का असंतोष भी एक मतलब मुख्य कारण बन ही जाता है ना। फिर इसके बाद देखा जाए राजकोष की रिक्तता। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत राजकीय सहायता दी, जगह जगह अभिलेख आदि और दूसरे देशों में प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा। मतलब बौद्ध धर्म को तो उसने संरक्षण दिया था, है ना। तो बहुत राजकोष उसने धन उस पर ही लुटाया। इसके बाद सेना की बात की जाए, सेना के लिए नियमित वेतन की व्यवस्था थी, अधिकारियों के लिए नियमित वेतन की व्यवस्था थी, प्लस युद्ध कुछ हो नहीं रहे थे। जैसे युद्ध होते थे वहां से धन आदि आता था, जिस देश को पर युद्ध किया है उसमें विजयी हो गए तो वहां से धन आ जाता था। तो अब क्या हुआ कि धन आना तो बंद हो गया, लेकिन धन खर्च बराबरी से हो रहा था। सेना कोई कार्य तो कर नहीं रही थी, सेना को युद्ध में तो भाग लेना नहीं था, क्योंकि अशोक ने तो युद्ध बंदी करवा दिए थे। उसने तो कह दिया था अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध घोष का त्याग करके उसने धम्म घोष को अपना लिया था। पर सेना में खर्च तो हो ही रहा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा था, अधिकारियों के वेतन में खर्च हो रहा था। तो इनकम हो नहीं रही है, खर्च होता जा रहा है, तो बचेगा कहां से राजकीय कोष।
और जब कोश ही नहीं रहेगा, जब हमने उसमें भी देखा था, जब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण पढ़े थे, तो उसमें एक ये मुख्य कारण था कि यहाँ पर खनिज आदि पर्याप्त मात्रा में थे, मतलब बहुत धन धान्य से परिपूर्ण था, इसलिए यहाँ पर यह उत्कर्ष का कारण बना। ठीक है, जब अब पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, कैसे वंश, है ना। तो राजकोष भी रिक्त हो गया था, प्रजा भी भूखी मरने लगी थी, प्रजा की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा था। जैसे अशोक के समय में था कि यदि अकाल आदि पड़ जाता था तो किसानों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था, किसानों से कर नहीं लिया जाता था, उनके भरण पोषण की जो व्यवस्था थी वह राजा की तरफ से दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर तो राजकीय कोष ही रिक्त हो गया है, तो आप कहाँ से देंगे। तो ये भी एक मुख्य कारण बना पतन का। इसके बाद बात की जाए राष्ट्रीय एकता का अभाव। ठीक है, अब इनमें क्या थी कि राष्ट्रीय एकता का बहुत अभाव था। जैसा कि हमने देखा कि मौर्य काल में कई सारे धर्म देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म भी था, वैदिक धर्म भी था, फिर आजीवक संप्रदाय भी था, जैन धर्म भी था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक के पौत्र ने आजीवक संप्रदाय को वो दिया था संरक्षण, प्लस वैदिक धर्म तो जो अधिकांश प्रजा थी वह अपनाए ही हुए थी। तो इस तरीके से जब अलग अलग लोग अलग अलग रीति रिवाजों को मान रहे थे तो उनमें कोई यूनिटी जैसी चीज नहीं थी, उनमें देश के लिए कोई ऐसी भावना नहीं थी जो उनको एक कर सके, वो देश के लिए ये सोच सके कि हाँ ये हमारा पूरा मगध साम्राज्य जो है यह हमारा ही है। तो उनमें उसके लिए कोई प्रेम नहीं रह गया था। प्लस देख रहे हैं कि अत्याचारी शासक है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, विभिन्न तरीके के कर लगा दिए गए हैं, राजकीय कोष है नहीं, तो इस कारण भी एक यूनिटी में बहुत कमी आ गई थी और यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना था। इसके बाद बात की जाए ग्रह कलेश। अब अशोक के समय में तो ठीक है, उसने हाल के हाल अपने भाई जो सौतेला भाई था सुसेम उसको हराया या मारा और उसके बाद वह राजा बन गया, ठीक है। लेकिन अब जो अशोक के पुत्र पुत्री आदि हुए, बहुत सारे पुत्र पुत्री थे, उसने शादी भी की थी काफी, तो फिर उनके जो पुत्र पुत्री हुए, तो जैसे 3 शादियों को हम देखते हैं, तो उनके जो पुत्र पुत्री हुए उनमें आपस में ही ग्रह कलेश होता रहता था उत्तराधिकार के लिए। प्लस षड्यंत्र रचना भी शुरू हो गए थे। अशोक खुद तो किसमें बिजी रहता था, धर्म बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, अच्छे काम करने में बिजी था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरे खुद के घर में क्या चल रहा है। तो वहां पर इतने कलेश आदि होने लगे थे, षड्यंत्र वगैरह होने लगे थे। लेकिन चूंकि जब तक अशोक जीवित था तब तक तो ये जो थे दबे दबे षड्यंत्र हो रहे थे। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई तो यह सब विद्रोह जो है वह खुलकर सामने आने लगे। तो यह भी जब देख रही है प्रजा कि अरे ये तो राज परिवार में ही एकता नहीं है, तो हम में क्या एकता होगी। दुश्मन को भी पता चल रहा है कि अरे वहां पर तो ये सब चल रहा है, कोई भी यूनिटी नहीं है, तो ये अच्छा मौका है, कमजोर है कड़ी, यहाँ पर अपन आक्रमण कर दो, है ना। जब पता रहता है कि हाँ एक शासन जो है वह एक सुदृढ़ नेतृत्व के अंदर हो रहा है, तो फिर तो दुश्मन भी सोचता है कि हाँ आक्रमण करना है या नहीं। जब दिख रहा है कि कमजोर शासक वर्ग है, आपस में ही उलझे हुए हैं, ये लोग तो लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आक्रमण किया जा सकता है। तो यह भी एक मुख्य कारण बना मौर्य साम्राज्य के पतन का। फिर अगला देखते हैं कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा तो ध्यान दे ही नहीं रहा था प्रजा पर, कठोर दंड आदि दिए जा रहे थे। जो कर्मचारी भी थे, जो अधिकारी आदि नियुक्ति किए थे, वह भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। जैसे मैंने बताया अशोक तो हो गया था अपने उसमें बिजी हो गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, ठीक है, वहां तो धम्म यात्रा आदि करने लगा था। तो अब कर्मचारियों को जो अधिकार दिए थे कि तुम्हें प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, उनको जो धन दिया जा रहा था प्रजा के लिए वह खुद उपयोग कर रहे थे। जो अधिकार मिले थे उनको वह उसका दुरुपयोग कर रहे थे, प्रजा पर बहुत सारी यातनाएं कर रहे थे, उनको बहुत कष्ट दे रहे थे, विभिन्न तरीके के कर लगा दिए गए थे उन पर। अशोक की मृत्यु के बाद तो यह सब बहुत उजागर हो गया था। तो अब इस कारण प्रजा में भी बहुत असंतोष व्याप्त था। यह भी एक कारण बना किसका, मौर्य साम्राज्य के पतन का, ठीक है। इसके बाद देखा जाए गुप्तचर विभाग का निर्बल हो जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया गुप्तचर विभाग था, 2 तरीके के होते थे। एक तो जो राजमहल में ही षड्यंत्र आदि हो रहा है उसका पता लगाना, जैसे यहाँ पर ग्रहकलेश बताया। अब अशोक के बाद क्या था, यह गुप्तचर विभाग तो बिल्कुल दुर्बल हो गया, ठीक है। अशोक के समय में ही जैसे ही उसने धर्मघोष अपनाया तभी से मान लो, क्योंकि उसको युद्ध करना नहीं था,
गुप्तचर विभाग का यही काम था कि दूर कोई दुश्मन आदि भी दूर भी जाते थे गुप्तचर, यदि कोई विदेशी यहाँ पर आक्रमण करना चाह रहा है, कोई दूसरे राज्य का राजा आक्रमण करना चाह रहा है, तो वह जाके उसको खुफिया जानकारी राजा को देता था। अब चूंकि ये वाला विभाग जो है निर्बल हो गया, क्योंकि राजा पे तो इतना टाइम था ही नहीं, राजा खुद ही इतना योग्य नहीं था कि वह इस पर ध्यान दे सके, क्योंकि अशोक को, चंद्रगुप्त को इसकी अहमियत पता थी कि गुप्तचर की क्या अहमियत है। वह दूसरे राज्यों से ऐसी खुफिया सूचना लाता था जो कि राज्य के लिए आवश्यक हो, या जो राज्य के लिए कल को खतरा बन सकती है, ऐसी सूचना वह पहले ही देता था कि ये वाला जो है यहाँ पर विद्रोह चल रहा है जनता के बीच में, यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसी सूचनाएं पहले ही मिल जाती थी, तो राजा को टाइम मिल जाता था उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। लेकिन ये वाला विभाग दुर्बल हो गया, तो अब पड़ोस का राजा भी आक्रमण कर रहा है, तो राजा को नहीं पता इतना बड़ा साम्राज्य है, किस भाग में क्या चल रहा है राजा को नहीं पता। इस कारण जगह जगह विद्रोह भड़कने लगे, राजा को पता ही नहीं है कि हमें दबाने भेजना है, तब तक तो वहां पर किसी ने अपना आधिपत्य जमा लिया, ये होता था। ठीक है, इसके बाद विदेशी आक्रमण, वही देखा कि अब तो राजा दुर्बल है, तो ठीक है विदेशी भी आक्रमण करने लगे, क्योंकि पहले तो अशोक का एक टेरर था या चंद्रगुप्त मौर्य का एक टेरर था, जैसे आज भी इनका नाम एक चक्रवर्ती राजा के रूप में लिया जाता है। जब अशोक के बाद इतने दुर्बल उत्तराधिकारी थे, तो विदेशी राजाओं ने भी आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए। तो कई सारे यूनानी राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण किए, जिसके कारण क्या हुआ, वही बढ़ गया मौर्य साम्राज्य, आक्रमण किए, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो यही सब जो थे वह मुख्य कारण रहे मौर्य साम्राज्य के पतन के। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला मेन कारण था या ये वाला मेन कारण था या ये था या ये था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें बन जाता है कि अशोक की ही नीतियां मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए, या मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक ही मुख्यतः जिम्मेदार था या मुख्य कारण अशोक था, उसका वर्णन कीजिए। तो उसके वर्णन में हमने जो अशोक के बारे में स्पेसिफिक डिस्कस किया है, जैसे अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की शांति की नीति, क्योंकि क्या रहता है, शुरू में जो राजा रहता है वह तो उत्कर्ष का कारण बनता है, क्योंकि उसके बाद तो राज्य उठ रहा है, और जो एंड में जो राजा रहते हैं वह पतन के कारण बनते हैं। ठीक है, अशोक की शांति की नीति, धार्मिक नीति, फिर अशोक ने साम्राज्य इतना विस्तार कर दिया था, उत्तराधिकारी अशोक में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अशोक की क्या गलती अगर उसका उत्तराधिकारी इतना निपुण नहीं था। ठीक है, इसके बाद ना ये आएगा अत्याचारी शासक, राजकोष की रिक्तता इसमें आएगा अगर आए अशोक को लेके क्वेश्चन कि अशोक की ही नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, तो उसमें ये भी एक कारण आएगा राजकोष की रिक्तता, क्योंकि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत खर्च कर रहा था, है ना, सेनाओं को इतना वेतन दिया जा रहा था, लेकिन वह तो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो ये भी आ जाएगा आपका। राष्ट्रीय एकता का भाव भी आएगा, क्योंकि सबके अलग अलग धर्म थे। ठीक है, इसके बाद बात की जाए कर्मचारियों द्वारा अधिकारी का, तो ये भी आएगा, क्योंकि अशोक उसमें बिजी हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया। ये भी आएगा गुप्तचर विभाग का निर्बल हो जाना। ये सारे जो आएंगे वह अशोक के कारणों में आएंगे कि अशोक कैसे उत्तरदायी था मौर्य साम्राज्य के पतन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा। अपन ने स्टार्टिंग से देखा मौर्य वंश जो देखा था, स्टार्टिंग में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण देखे थे। उसके बाद जो प्रमुख जो वंश थे, हर्यक था, शिशुनाग था, नंद वंश था, वह देख लिए थे। उसके बाद आया था अपना मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, इसके बाद हमने विभिन्न कारण देखे थे, क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी। इसके बाद जो अगला था वह था अब पतन कैसे हुआ। ठीक है, चलिए तो अब कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके।